स्वागत है आपका निबंध की इस श्रृंखला में पीवाईक्यू एनालिसिस हमारे द्वारा कराई जा रही थी। आज यह 4th निबंध है। यह निबंध आज के लिए इसलिए महत्वपूर्ण हो जाएगा क्योंकि हम यहाँ पर चित्रों के माध्यम से कॉन्सेप्ट को समझेंगे क्योंकि यह निबंध पर्यावरण और प्रदूषण के संकट पे है, इसलिए यह निबंध बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ जब आप ये निबंध को समझ लेंगे तो आप वर्तमान में कोई भी ऐसा निबंध आएगा जो इस पर्यावरण के टॉपिक से आएगा, आप बहुत अच्छे से समझेंगे। जैसे अथर्ववेद में एक लाइन है, कहा गया है जहाँ वृक्ष स्थापित होते हैं वहाँ देवता निवास करते हैं और पृथ्वी हमारी माता है, हम उसके पुत्र हैं। ये कथन के साथ आप ये बताएंगे कि पर्यावरण की स्थिति अब भयावह है भारत में। क्यों? क्योंकि जहाँ 99% लोग डब्ल्यूएचओ के अनुसार हवा में सांस ले रहे हैं, वहीं 100 प्रदूषित शहरों में भारत के 63 शहर आ चुके हैं और हमारा जो टेम्परेचर बढ़ रहा है वो औद्योगिक युग से अब तक 1.1 डिग्री सेंटी तक बढ़ चुका है। सोचिए, ये स्थितियां हो गई है। आप इस स्थितियों का भूमिका बांधेंगे तो कितना अच्छा होगा। आपने इसमें एक दिखा दिया कि प्रकृति में और वर्तमान संकट क्या है। अब हम दूसरे पैराग्राफ की तरफ चलेंगे। दूसरे पैराग्राफ में हम पर्यावरण को समझेंगे, पर्यावरण क्या है। जैसे हम पढ़ते हैं कि जैविक अजैविक घटक जो है हमारे पर्यावरण का है, लेकिन हम निबंध के माध्यम से इसमें सामाजिक घटक को इस्तेमाल कर लेंगे क्योंकि सांस्कृतिक परंपरा और आजीवन शैली की क्रियाओं को हम शामिल करते हैं, तब हमारा पर्यावरण पूरा होता है। वही कानूनी परिभाषा की बात करेंगे जो 86 में बताया गया। पर्यावरण में जल, वायु, भूमि और इनका मानव जीवधारियों का अंतर संबंध शामिल होता है। लेकिन हम यही नहीं रुकते हैं, जहां भारत में इसे दार्शनिक आधारों से जोड़ा गया। जल, पृथ्वी, हमारे 5 तत्वों से इसे जोड़कर प्रकृति की पूजा के बारे में बात की गई है। तो इस तरह से आप दिखाएँगे कि भारत में प्रकृति को कितना सम्मान दिया जाता है। लेकिन रिपोर्ट क्या बताती है? रिपोर्ट यह बताती है कि 8.3 मिलियन, जो यूएनईपी की रिपोर्ट बताती है कि 8.3 मिलियन की जाति में से 1 मिलियन जाति तो विलुप्त हो गए। प्रतिदिन 150 से 200 प्रजातियाँ जो हैं विलुप्त हो रही हैं। रहीमदास की इस कथन को हम इग्नोर नहीं कर सकते। वो कहे रहीमन पानी राखे, बिन पानी सब सुन, पानी ने गोबरे मोती मानस छोड़ी। इस कथन को लिख के आप इसकी इंपॉर्टेंस को दिखा सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं दूसरे पैराग्राफ की तरफ। अब इसमें हम कैसे इसकी भूमिका बांधेंगे? सबसे बड़ा सा पर्यावरण के बारे में तो जान लिया। 3 प्रकार के संकट जो हमारे यहाँ पैर पसार रही हैं। देखिए, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता ह्रास और प्रदूषण संकट, ठीक है। जलवायु परिवर्तन में आप बताएँगे कि जलवायु परिवर्तन में हमारे तापमान लगातार बढ़ रहे हैं, समुद्र स्तर इतना बढ़ रहा है, ग्लेशियर इतना पिघल चुका है। जैविक व्यवस्था में हमारे 40% से ज़्यादा जो उभयज है, जो पानी और ज़मीन दोनों पर है, वो पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं। 33% जातियाँ मूंगा, जो हमारे मूंगा चाट है, जहाँ से हमारी वो जीवित होते हैं, वहाँ से पूरा नष्ट हो जाएगा। प्रदूषण के संकट आप बनाएँगे कि 7 मिलियन से ज़्यादा मौतें वायु प्रदूषण के कारण हो रही हैं, ठीक है। 80% तो जल अशुद्ध हो चुका है। इस तरीके से आप इस पैराग्राफ में डिसइक्विलिब्रियम दिखाने का प्रयास करेंगे कि वैश्विक में कैसी स्थितियां बन रही है। अब यहाँ पे गीता का एक कथन याद आता है, यदा यदा धर्मस्य, मतलब ये दर्शाता है कि जब जब धर्म की हानि होगी तब तक कृष्ण भगवान अवतार लेंगे। यहाँ पे इस बात को देख, पर्यावरण में डिसबैलेंस हो चुका है, इसे बनाने की जरूरत है, एक नए तरीके से इसको सोच की जरूरत है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भारत में पर्यावरण की स्थिति, हमने चित्र के माध्यम से इसको दिखाने का स्तर क्या। पहला, जहां 63 शहर, भारत के 63 शहर, 100 शहरों में नाम गिने जा रहे हैं। प्रदूषण, मृदा प्रदूषण में 45% भूमि हो चुकी है, मतलब मृदा प्रदूषित हो चुकी है। जल प्रदूषण में 70% भूमि हमारी हो चुकी है। ध्वनि प्रदूषण में, जहां प्रमुख शहरों में जो ध्वनि का स्तर है 85 डेसिबल तक पहुंच चुका है, वहीं अपशिष्ट में 62 मिलियन कचरा प्रतिदिन उत्पादित हो रहा है। भारत की तो ये स्थितियां हैं। वायु में अगर देखेंगे 97.2 माइक्रोन पीपीएम2 की मात्रा पाई जा रही है। 600 मिलियन लोग गंभीर जल संकट से जूझ रहे हैं। पर्यावरण हमारा 21.71% है। ई वेस्ट जो है 3.2 प्रति मिलियन टन के बल। तो देखा आपने, पहला, दूसरा, तीसरा, हमने चित्र के माध्यम से इसको समझाया। आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। हम चौथे निबंध की तरफ, चौथे पैराग्राफ की, पांचवें पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं, जहां पे हम इसके कुछ निदान और स्रोतों पर देख लेते हैं कि क्या होता है। जैसे एक कथन है, अहिंसा परमो धर्म। तो प्रकृति के प्रति हमें अहिंसक होना चाहिए, ना कि हिंसक होना चाहिए। कहने का तात्पर्य है उसके प्रति हमें सादगी की भाव रखना चाहिए। अगर स्रोत की बात करें तो जहाँ स्रोत हमारे वायुयान उद्योग से निकल के आ रहा है, वहीं हमारे कठोर उद्योग जो हैं उनसे निकल के आ रहा है। जल में औद्योगिक सीवेज से, वहाँ से स्रोत निकल के आ रहा है। मृदा में आप कृषि खनन जो करते हैं, अपशिष्ट पदार्थ डालते हैं, वहाँ से मृदा प्रदूषण प्रदूषण हो रहा है। वहीं ध्वनि प्रदूषण जो है वाहन निर्माण उद्योग से निकल के आ रहा है। बड़े-बड़े इंडस्ट्री जो लगाए जा रहे हैं विद्युत संयंत्र, वहाँ से निकल के आ रहा है। रेडियोधर्मी जो परमाणु संयंत्र चिकित्सा लगाए जाते हैं, वहाँ से निकल के आ रहा है। डेटा हमारा जो सीपीसीबी, हमारा कंट्रोल पॉल्यूशन बोर्ड, ये बताता है कि जल में भारत में 351 प्रदूषित नदी खंड जल है जो 80% सीवेज से अशोधित है। कहने का मतलब यह है
हमारे भारत में 351 से ज़्यादा ऐसी नदियाँ हैं जहाँ पे 80% ज़्यादा शहरी लोग रहते हैं और वो पूरी तरह अशुद्ध हो गई हैं। मृदा में 30% से ज़्यादा भूमि जो है क्षय रहित हो भूमि क्षरित हो गई है, मतलब ऑयलाइज़ हो सॉरी क्षय हो गई है, मतलब कृषि भूमि, मतलब वहाँ कृषि की खेती नहीं होती है। ये सारे रिकॉर्ड क्या दिखाते हैं? ये सारे रिकॉर्ड दिखाते हैं कि भारत में इसके स्रोत बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अगर हमने कुछ उपाय नहीं किया तो हम आने वाले समय में विनाश के परिभूमि पे खड़े होंगे। इसके दुष्प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। दुष्प्रभाव क्या? स्वास्थ्य हमारा प्रभावित होता है, परिस्थिति प्रभावित होता है, आर्थिक प्रभाव। ध्यान रखिएगा कि 3 प्रभाव हमेशा इम्पोर्टेंट होता है पर्यावरण में। जब भी पर्यावरण का निबंध लिखेंगे, आप इस 3 प्रभावों का ज़रूर ज़िक्र करेंगे, ठीक है? जैसे गीता में कहा गया है, जिस प्रकार भौतिक वस्तुओं का जो इस प्रकार भौतिक वस्तुओं के प्रति मोह व्यक्ति को विनाश होता है, उसी प्रकार प्रकृति के प्रति लालच पर्यावरण का विनाश होता है। आप चर्चा करेंगे कि स्वास्थ्य में हमारे श्वसन रोग हो गया, कैंसर रोग हो गया, हृदय रोग हो गया, इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है। आर्थिक प्रभाव प्रभाव में आप बताएँगे जीडीपी का 5.4% केवल इसी में खर्चा होता है, इसी में हानि हो जाती है। पर्यावरण में ह्रास जो हो जाती है, पर्यावरण में जो ह्रास हो रही है, वो जैव विविधता में 69% आबादी जो वन्य जीव की है, वो लगातार गिरावट आई। वनस्पतियों में कमी आई है, जल जीवन में कमी आई, 50% मूंगा क्षय हो गया। वहीं वायु प्रदूषण से होने वाली बीमारी में सोचिए आप, श्वसन रोग सबसे ज़्यादा है, हृदय रोग 29% है। देखा, आपने इसके दुष्प्रभाव की भी चर्चा कर ली। अब हम अगले पैराग्राफ की पढ़ते हैं। जलवायु परिवर्तन में मानवों की सबसे बड़ी चुनौती है। जैसे एक कथन है, मैं काल हूँ लोकों का नाश करने, काल मेरा कालस्मी लोकास क्षय कृत प्रदेयो, गीता का यह श्लोक, मैं काल हूँ लोकों का नाश करने वाला। यह प्रकृति की एक गंभीर चेतावनी, इसे प्रकृति से जोड़कर लिखा जा सकता है। ये कारण है, लक्षण है और परिणाम हमको दिखाई दे रहे हैं। कारण क्या? जहाँ हमारे कार्बन उत्सर्जन हो रहा है 50% से ज़्यादा, उत्सर्जन ज़्यादा तेज़ी हो रहा है, वन उन्मूलन हो रहा है, औद्योगिकरण हो रहा है, जीवाश्म ईंधन खत्म हो रहा है, उससे क्या हो रहा है? तापमान में वृद्धि हो रही है, चरम घटनाएँ बढ़ रही है, हीट वेव आ रहा है, वर्षाओं में परिवर्तन आ रहा है, तो इससे क्या बढ़ रहा है? परिणाम ये हो रहा है, समुद्र में जल स्तर की वृद्धि हो रही है, ग्लेशियर पिघल रहा है, खाद्य और जल संकट का सामना हम कर पा रहे हैं। ऐसे में हमें सोचना होगा। आईपीसी कहता है कि 2030 तक 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड सीमा पर काबू कर पाना की प्रबल आशंका है, क्योंकि इसे हम कर नहीं पा रहे हैं। कबीरदास का को दोहा एक यहाँ पे कोट कर सकते हैं, काल करे सो आज करे सो आप पल में पड़े हो, बहुरी करेगा कब। मतलब ये हमें परिणाम दिखाई दे रहा है, अब हमें तुरंत त्वरित नहीं किया। तो अगला पैराग्राफ हमें इस चीज़ में ध्यान देना है कि हमें क्यों आवश्यक है चीज़ों को। जैसे हमें हमारी पीढ़ी, जो भावी पीढ़ी जो एसडीजी का हमने 17 लक्ष्य पढ़ा है, उसको हमें ध्यान रखना है। हमें जीवन की रक्षा करनी है, जैव विविधता के जीवन की रक्षा करनी है। हमें स्वास्थ्य में सुधार लाना है, हमें आर्थिक लेव में, जहाँ डब्ल्यूएचओ कहता है कि अगर ₹1 का तुम आर्थिक निवेश करते हो तो वो 30 लोगों के भविष्य में स्वास्थ्य बचाने के लिए काम आता है। इन कथनों के साथ आप बता सकते हैं। इसके साथ आप बता सकते हैं कि हमारे संवैधानिक कर्तव्य भी इस प्रकार के लिए बनते हैं। वैश्विक लक्ष्य हमारे जो बनाए गए एसडीजी 7, एसडीजी 6, एसडीजी 13, ये इस चीज़ को बताते हैं कि हमें तुरंत का तुरंत इसको कार्य करने की आवश्यकता है। नहीं तो ये एक धर्म युद्ध की तरह हो जाएगा। जैसा कि गीता में कहा गया है, यद्वाराच श्रेष्ठ वन्ते जन स यत् कुरुते लोकास्म दुर्वर्ते। मतलब ऐसा है कि जैसा जन श्रेष्ठ आचरण करेंगे, अन्य लोग वैसा ही करेंगे। हमें वैसा नहीं करना है, हमें अपनी चीज़ों को सुधार करना है। अगले पैराग्राफ, इसके लिए कुछ सरकारी प्रयास भारत सरकार ने किया है। जैसे स्वच्छ भारत मिशन किया है, नमामि गंगे, ठीक है? एनएससीपी का कार्यक्रम लाया गया, हरित मिशन का कार्यक्रम लाया गया, जलवायु परिवर्तन पर एनएपीसीसी को दर्ज किया गया, जिसमें 8 मिशन 2008 में इसे लाया गया था। इसमें प्रश्न पूछा जा चुका है। अब दिखाएँगे कि भारत के 5 पंचामृत लक्ष्य हैं। 2030 तक 500 गीगावाट लक्ष्य हासिल करना, 50% गैर जीवाश्म हो जाना है, 1 बिलियन तक CO2 उत्सर्जन में कमी करना और 2070 तक नेट ज़ीरो का लक्ष्य प्राप्त करना। इसके लिए कानूनी ढांचा मजबूत किया गया है, जैसे 86 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को मजबूत किया जा रहा है, ठीक है? जल अधिनियम 1974 है, वन अधिनियम 1971, वन संरक्षण जीव 1972, तो ये सारे नियम हमारे लिए और उसको सुरक्षा करने के लिए एनजीटी का गठन किया गया है। तो इतनी प्रयास और इतनी नीतियाँ बनाई गई हैं। और यही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी हम वासुदेव कुटुंबकम, हम एक परिवार की तरह है और सामूहिक प्रयास करने हैं। जहाँ पे स्टॉकहोम का सम्मेलन 72 में हुआ, वहाँ 92 जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन, जहाँ एजेंडा 21 निकल के आया। 97 में क्योटो प्रोटोकॉल ने आया, जहाँ विकसित देशों को ग्रीन हाउस गैस में कटौती का बाध्य किया गया। पेरिस में समझौता निकल के आया, जिसने ये कहा कि 1.5% का लक्ष्य किसी भी तरीके से हासिल करना है। अभी हाल ही में 2028 कॉप 28 का 2023 में दुबई में सम्मेलन हुआ और 2000 बेले में अभी सम्मेलन हुआ है। तो ये सब सारी चीजें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक परिवार के रूप में लोग सब प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि सतत विकास का मूल सिद्धांत यह
कि संपूर्ण जगत ईश्वर है और त्याग पूर्वक उपभोग करो। मतलब उतना ही उपभोग करो जो त्याग के लिए हो, त्याग के लिए ज़रूरी हो और लालच मत करो इस चीज़ को। पेरिस समझौते में ये लक्ष्य निकल के आया है कि 2 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे रखना है और 1.5 सेंटीग्रेड सीमित रखना है और विकसित देशों के लिए 100 बिलियन प्रति वर्ष, विकसित देशों द्वारा 100 बिलियन प्रति वर्ष जलवायु परिवर्तन पे खर्च किया जाएगा। ये लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। पर ये यहीं खत्म नहीं होते हैं। हमें और आपको भी प्रयास करना होगा। सामूहिक और व्यक्तिगत प्रयास की भी ज़रूरत है। फल की चिंता मत कर, अपने कर्तव्य को किया जाए। तदास्तु सतत कार्य कर सम। ये गीता का श्लोक लिख के इस बात को बताया जा सकता है। जैसे हम व्यवहारिक ऊर्जा का हम बल्ब को थोड़ा एलईडी का इस्तेमाल करें, जल पे 5 मिनट से ज़्यादा शावर ना खुले। कुछ हमारी चीज़ें हैं। यातायात पे पब्लिक हम साइकिल इस चीज़ का उपयोग करें। अपशिष्ट पदार्थों पर अपशिष्ट पदार्थ बहुत कम से कम करें, ठीक है? सामूहिक प्रयास में अगर हम देखें चिपके आंदोलन हुआ है, वैष्णव राजस्थान में जो आंदोलन हो विष्णु समुदाय द्वारा स्वच्छ भारत मिशन मनाया जा रहा है। ठीक, इसके अलावा कुछ अपने नियम जिंदगी में हमें शामिल करना है, जैसे रिफ्यूज, हमें अनावश्यक प्लास्टिक और एकल वस्तुओं का उपयोग करने से मना करना है। हमें आरओटी खाद बनाना चाहिए, हमें जैविक जैविक खाद पर भरोसा करना चाहिए, ठीक है। हमें रीयूज की श्रृंखला को डेवलप करनी चाहिए, जिसमें आप वस्तुओं को फेंकने के बजाय उसे बार बार यूज करें। रेड्यूस, हमें रेड्यूस की श्रृंखला करें, ऊर्जा, जल और इस सबका कम से कम उपयोग करना चाहिए और रिसाइकिल पर ध्यान देना चाहिए कि अपशिष्ट पदार्थों को पुनः से चक्रण करके हम ऐसी चीजें आगे बढ़ा सकें। तब जाके हम कह सकते हैं फल की चिंता मत कर, अपना कर्म किए जा। पर यही एक तकनीकी समाधान भी जरूरी है, क्योंकि हम हर चीज तो कर सकते हैं पर तकनीक की सहारा लेते हैं तो और ये आसान हो जाता है। जैसे कर्म में कुशलता ही योग है, प्रौद्योगिकी भी एक ऐसा ही कुशलता है जिसे हमें ग्रहण करना चाहिए। जहां नवीकरण ऊर्जा में गैर पर फोकस किया जा रहा है, ईवी क्रांति पर जोर दिया जा रहा है, कार्बन उत्सर्जन पर, कार्बन को कम करने का प्रयास किया जा रहा है, सर्कुलर इकोनॉमी की बात की जा रही है, स्मार्ट कृषि की बात की जा रही है, जहां ड्रोन कृषि, एआई का उपयोग किया जा रहा है। तो ये सारे प्रयास करके हम तकनीक के सहारे इस चीजों को, प्रदूषण पर्यावरण की स्थिति को कम कर सकते हैं। हम विश्व के सबसे बड़े चौथे नवीकरण ऊर्जा वाले देश बन गए हैं। हमारी क्षमता 2024 तक 73 गीगावाट है, पवन में 45 गीगावाट है और लगभग कुल में 100 से 300 की भारत की प्रौद्योगिकी इतनी तेजी से डेवलप हो रही है। अब यही नहीं सीमित हो जाना है, तकनीक का सहारा ले लिया, हमने अपने नियम बना लिए, लेकिन आने वाले समय के लिए हमें शिक्षा और जागरूक बनाना है। वो यही सा विद्या सा व्यक्तिमुक्ति, विश्व पुराण में ये कथन है। मतलब जब विद्या ही दोगे तभी तो उसकी मुक्ति का मार्ग बनेगा। आप औपचारिक शिक्षा में जो पाठ्यक्रम में शामिल किया, जो एक अच्छा मार्ग है। अनौपचारिक शिक्षा में वर्कशॉप, सेमिनार कराए जा रहे हैं। जागरूकता फैलाने के लिए एनजीओ, डब्ल्यूएफ जैसे ग्रीन हाउस जमीनी स्तर पे काम किया जा रहा है। मीडिया की भूमिका इसमें कम नहीं है, और जो डॉक्यूमेंट्री, सोशल मीडिया का जमाना है, पे आगे बढ़ाया जाए। तो हमारे अभियान बनाए जाए, डिजिटल अभियान में क्लाइमेट चैलेंज, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन जैसे ट्विटर पे अभियान चलाए जा रहे हैं। इसको आप एमसी मेहता के जो सुप्रीम कोर्ट का केस है उससे जोड़कर इसे और बेहतर बना सकते हैं। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अगले तरफ। अब हमारा भविष्य का राह क्या है? बस निबंध समाप्त होने वाला है। भविष्य की राह क्या है? जैसे गीता का एक श्लोक है, मनुष्य को चाहिए कि वो अपना अपना उद्धार स्वयं करे, अपना पतन न करे, क्योंकि मनुष्य स्वयं ही मित्र है और स्वयं ही शत्रु है। ये जो कथन है इसे आप लिख सकते हैं। देखिए, हमें पिलर, भविष्य की ओर बढ़ना है तो हमें पिलर के रूप में नीतिगत स्तर पे काम करना है, तकनीकी नवाचार बनाए रखना, वित्तीय निवेश को करना और जन भागीदारी को बनाए रखना। अगर ये पिलर हमारे सही है तो हमारा 2025 में जो हमारा चल रहा है, हमने एकल सौ सुरक्षा लक्ष्यों को हासिल कर लेंगे। 2030 तक 500 गीगावाट लक्ष्यों को हासिल कर लेंगे। 2040 तक प्रमुख शहरों में 75% विद्युतीकरण कर देंगे। जो नवीकरणीय ऊर्जा पे आधारित होंगे और 2050 तक अधिकांश औद्योगिक को डिकार्बोनाइजेशन कर देंगे और 2070 तक नेट। लेकिन इसके लिए जरूरी है हमारे पास पिलर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हमारे पास पिलर होना चाहिए, और ये पिलर का होना है। इस तरह आप चित्रों के माध्यम से हमने समझाने का प्रयास किया, आप समझ रहे, निबंध बहुत अच्छा आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं लास्ट निष्कर्ष। अब संकल्प से सिद्धि हम लेते हैं, हम भविष्य के लिए एक अपना प्रण लेते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निर्मलाः, सर्वभद्राणि पश्यन्तु या कस्मैचित् भगवते। ठीक है, इस प्रकार आप एक प्रण लिख के एक अच्छा सा निष्कर्ष लिख के इसे समाप्त करते हैं। हमें भविष्य के दृष्टिकोण पर निर्भर रहना चाहिए और इसके लगातार काम करने चाहिए। आपको निबंध कैसा लगा? अगर निबंध अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसे और निबंध हम जल्दी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे।